नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 से आगे बताने वाले हैं, क्योंकि आपके 10th एग्जाम में पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको 1 से लेकर 50 तक का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, बहुत लोगों ने देख भी लिया है, और जो लोग नहीं देखे हैं जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोजो और वहाँ से आप लोग उस वीडियो को भी देख लो। क्योंकि आपको मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 बता रहा हूँ, इसमें से दोस्तों 70-75 ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको 50 से ही मतलब है, 100 में 50 से ही मतलब है, और यहाँ पर मैं आपको 70-75 लड़ने की गारंटी देता हूँ। तो अच्छे से आप लोग देखना, ठीक है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखना, सब क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पी है ना, पी, इसको हम लोग संभव घटना बोलते हैं और इसकी मान होता है 1, और फिर प्लस पी ई डैश जो है ना, यह होता है असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। तो 1 में और 0 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर वाला 1, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 51 नंबर। देखो जी 51 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि इतना अंक दिया है और इसमें से आपको बहुलक का मान बताना है कि इसमें बहुलक कौन होगा। देखो जी, बहुलक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बहुलक कैसे पहचान सकते हो। तो बहुलक आपको पहचानने हैं कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, यानी कि ये जो 7 दिया है वो 3 बार 7 है। बाकी कोई अंक देख लो 3 बार नहीं है। तो जो अंक ज़्यादा बार होता है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी नंबर वाला बहुलक करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एपी के 3 पद आपको बताना है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए बराबर 2 होता है और सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो डी बराबर 3 दिया है और हमको 3 पद चाहिए। तो पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d। अब एक काम करो, ए का मान डी का मान जहाँ जहाँ है वहाँ रख दो, 3 पद निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ए का मान रखेंगे तो 2 ही मिल जाएगा, और ए प्लस डी में ए और डी दोनों का मान रख कर जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों ए और प्लस में 2 गुना डी का मान रखेंगे, 2 3 6, 6 दूनों के 8 मिल जाएगा। यानी कि 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, 8 मिलेगा। देखो कहीं है 2 5 8, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, 2 5 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी पाई दे त्रिकोणमिति में तो पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे पाई का मान। तो यहाँ पर साइन π/4, अगर पाई के जगह पर 180 हम रखते हैं और 4 से भाग देते हैं तो यह 45 बार में कटेगा। यह कितना बार में कटेगा, 45 बार में। तो हम π/4 की जगह पर साइन 45 रख सकते हैं, और इसका मतलब भी होता है साइन 45, ये आप लोग समझ सकते हो। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और माइनस ये भी कॉस 45 ही आएगा, और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों कट कर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 हमारा आ जाएगा आंसर बी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर क्वेश्चन है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। देखो कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर होता है। कहीं दिया है थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, स्क्वायर पर टिक लगाना। देखो ऑप्शन नंबर डी को, यही है ना, थीटा बटे 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, ठीक है। आर क्यों नहीं बल्कि r स्क्वायर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये डी नंबर वाला सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आ रहा है कि बताओ मूल बिंदु से P की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मूल बिंदु मान लेते हैं O, और मूल बिंदु की दूरी होता है 0,0, और एक बिंदु दिया है P जिसका मान है 3,-4। तो इन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते हैं। और माने तो दोस्तों मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसका एक सूत्र भी होता है, अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मान रख दो एक्स का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस वाई का मान -4 है और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रूट में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट में 25 मिलेगा और रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे 5, कोई गलती नहीं काटेगा। वहाँ पर हम क्या भर देंगे, तो वहाँ पर हम लोग भर देंगे 5। क्या भरेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 भर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि AP 2, 5, 8, 11 का 9वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो जी 9वां पद आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो। एक तो आपका फॉर्मूला ये होता है n बराबर a प्लस n-1 एक मिनट, एक तो आपका ये फार्मूला होता है जी an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फार्मूले से a9 का मान निकालना है तो a का मान यहाँ से निकालिएगा तो 2 मिल जाएगा, प्लस में n का मान 9-1 और d का मान 3 मिल जाएगा। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है जब 9वां पद का आ रहा है तो 9वां पद के लिए एक कॉम लेते हैं, a प्लस 8d करते हैं, a प्लस 8d। अगर 9वां पद कहेगा तो a प्लस 8d लेना, अगर 8वां पद कहेगा तो a प्लस 7d, एक कम लेना। अगर 20वां पद कहेगा तो a प्लस 19d लेना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से a और d का मान निकालना है। a बराबर क्या होता है, पहला 2 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटा दो, 5 में से अगर 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, ये d का मान हो गया। अब हम आराम से a प्लस 8d का मान निकाल सकते हैं। a का मान 2 रखेंगे प्लस 8 गुणे d का मान 3 रखेंगे तो 8 तरीके 24 हो जाएगा और ये प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो 24 को 2 को जोड़ेंगे कितना को, 26 को। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे कि 26, यहाँ पर क्या भरेंगे 26 भरेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस डैश डैश बटे 2। तो यहाँ पर जो स्थान खाली दिया है, खाली जो स्थान दिया यहाँ पर हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम भरेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। यहाँ पर क्या भरेंगे, निचली वर्ग सीमा, क्या भरेंगे, निचली वर्ग सीमा हम लोग भरेंगे। ठीक है, आप लोग यही भरना, निचली वर्ग सीमा। देख लो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे में 2 दिया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि बताओ द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं ना। और हम d बराबर क्या होता है हमको पता, आपको पता है तो आराम से निकाल लोगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से a का मान निकालेंगे 2 और b का मान निकालेंगे -4, c का मान निकालेंगे 3। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से समीकरण से। और d का मान हम लोग जानते हैं दोस्तों कि b² माइनस 4ac होता है d का मान। ठीक है, और b का मान क्या -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो 2 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 6 और 6 में 4 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर लिख दो 2 इंटू 3। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 16 माइनस c हो जाएगा आपका 24। तो अगर 16 में से 24 को घटाएंगे तो -8 मिलेगा और -8 हमको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है कि सर अच्छे से सॉल्व करके बता रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैथ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलता रहेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपका मैथ कमजोर है या फिर मैथ नहीं समझ में आता है तो भगवान से दुआ करते हैं कि आप मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करो, बाकी सब ऊपर वाले संभाल लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से मैथ को पढ़ना। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हम टेलीग्राम की मदद से PDF और टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा सभी विद्यार्थी लोग। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि निम्न में कौन सा परिमेय है। आपको परिमेय पहचानना है कौन सा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडर रूट में 16/25। तो हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो 4/5 रूट से बाहर आ गया और यह एक परिमेय संख्या बन गया। तो बोलेंगे सी नंबर वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। फॉर्मूला याद है ना। अब यहाँ से आप लोग ए का मान निकालो, 1 मिलेगा, बी का मान निकालोगे तो -2 मिलेगा, सी का मान निकालोगे तो 5 मिलेगा। अब आराम से दोस्तों बी और ए का मान रखो, ये माइनस से तो माइनस रखो, और बी का मान क्या दिया, -2 दिया, तो यहाँ पर माइनस क्या रखेंगे, माइनस हम 2 रखेंगे, और बाटा में क्या दिया, ए का मान 1 है तो 1 रखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 बटे 1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही होगा, यानी कि प्लस में 2 मिलेगा, माइनस में 2 नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला से माइनस होता है और बी का भी मान माइनस में दिया, तो 2 माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। तो एनवा पद एन बराबर, सब कोई फॉर्मूला याद किया होगा सर, एन बराबर, इसको हम लोग टी एन बराबर भी बोलते हैं, एन बराबर टी एन बराबर भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको एल बराबर भी बोल सकते हो। इन सभी का बराबर क्या होता है जी, इन सभी का बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यही होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखो, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा दोस्तों। ये यहाँ पर जो एल है ना, इसका भी फार्मूला यही होता है, लेकिन एल को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। जब अंतिम पद क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे, और एन टी एन को हम लोग एनवा पद बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसका भी फार्मूला यही होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया 4 और 9 का अनुपात में, इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। देखो जी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी भुजा का अनुपात दिया होगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, और आयतन का मतलब होता है क्यू। तो आयतन नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल कर रहा है, तो क्षेत्रफल का मतलब हुआ स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, 16:81। देखो सी नंबर में दिया है, कितना आसान हो गया, कितना आसानी से हम इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता, बस अच्छे से समझो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगा। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका वृत्त है, और वृत्त के बाहर बिंदु P है, और यहाँ से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया, और 2 ही स्पर्श रेखा हम खींच भी सकते हैं, 2 से अधिक नहीं होगा। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। और दोस्तों हमको पता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, ये एपी और बीपी, ये 2 स्पर्श रेखा है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। जब दोस्तों एपी का यानी कि पीए का मान दिए 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों रेखा आपस में बराबर होता है। तो जब पीए 8 सेंटीमीटर है तो पीबी 8 सेंटीमीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है ना, तो दोनों इक्वल होता है। तो एक का मान 8 है तो दूसरे का मान 10 हो जाएगा, नहीं, दूसरे का मान भी 8 ही होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये डी नंबर वाला। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर। क्वेश्चन है आपका कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। सब लोग समझना, देखो जी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। हम लोग जानते हैं दोस्तों फॉर्मूला से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर में 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं इस फार्मूला से, तो बराबर में हमारा मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, हाँ ए नंबर में ही दे दिया है सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर हमारा ए नंबर वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा का जगह पर सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है। और ये सब कहाँ से बन रहा है, तो फार्मूला से बन रहा है, इसलिए फार्मूला आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो जी
एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होता है। तो दोस्तों जब आप किसी भी सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मानो तो हमारा टोटल परिणाम 2 मिल गया, यानी कि हेड और टेल 2 मिल गया। लेकिन कोई भी इंसान जब हेड टेल करेगा तो एक ही चीज़ मांगेगा, या तो हेड मांगेगा या तो टेल मांगेगा। ये बंदा कह रहा है चित आने की प्रायिकता, यानी कि टेल आने की प्रायिकता। तो चलो टेल क्या है, अकेले है तो एक ऊपर ले लेते हैं, और टोटल परिणाम क्या है, हेड और टेल 2 है तो 2 नीचे कर लेते हैं। तो 1/2 हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/2 हमारा आंसर मिल जाएगा। सी नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक बार फिर से अगला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको पहचानना है, आपको बताना पहचान कर कि इसमें बहुलक कौन होगा। देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक कौन है, यहाँ पर देखो 3 है और 3 है। 3 दोस्तों 2 बार दिया, 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, यानी कि 2 बार 3 दिया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि 3 एक ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार दिया। अब 6 देखो एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है। तो ये थोड़ी ना हो सकता है, 3 होगा, क्योंकि 3 2 बार दिया है, ज़्यादा बार दिया है। ठीक है, जो ज़्यादा बार दिया रहता है वही होता है आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दूरी सूत्र से पूछा गया 67 नंबर की बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला सबको याद होगा। दूरी सूत्र का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी बनाना आप लोगों का काम है। यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले पर आप लोग रख दो मान। ये -5 में से -+1 घटा दो, इसका स्क्वायर करो। फिर 7 में से -4 घटाओ, इसका स्क्वायर करो। 7 में से -3 घटेगा ना, 3 घटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 16 दूना 32, रूट 32 आएगा। और रूट 32 जब आएगा तो रूट 32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, और 4√2 ऑलरेडी ए नंबर में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब रूट 32 को फैक्टर तोड़ोगे तो 4√2 मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो जी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल भी पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए, भाज्य संख्या, तो 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो क्या होता है, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या मत जाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे, 2 भरेंगे, 4 भरेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या का अर्थ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही ना होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, हम लोग यहाँ पर भरेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताओ y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का नियामक आपको बताना है। तो सबसे पहले y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। y अक्ष का निर्देशांक होता है दोस्तों 0,y होता है। और इसमें दोस्तों 0,y में x का नियामक क्या होता है, x का नियामक आपका हो जाएगा 0 और y का नियामक हो जाएगा y। तो x का नियामक पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोग 0 भरना, क्या भरना, तो आप लोग 0 भरना। ठीक है, सब लोग याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है क्या, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। अगर दोस्तों कोई समीकरण है उसका कोई भी हल नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा या फिर असंगत कहलाएगा। तो मेरे को पूरा यकीन है आप लोग इसका आंसर जरूर बताओगे। बहुत इजी है दी, जिसका कोई हल नहीं होता है। जैसे कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है जिसका कोई हल नहीं मिलेगा, जैसे x और y का हल मिलबे न करेगा, मतलब कि कोई उसका हल नहीं होगा। उस स्थिति में दोस्तों हम उस समीकरण को क्या बोलेंगे, संगत या फिर असंगत। जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से, और अगर नहीं बता पाओगे तो कमेंट में देख लो, उसका आंसर मैं पिन कर दिया हूँ। ठीक है, लेकिन बताने का पहले अपने मन से ट्राई जरूर करना। ठीक है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण सब लोग पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos 90 - थीटा। तो देखो जी, cos 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, sin थीटा भरेंगे। क्या भरेंगे, sin थीटा यहाँ पर हम लोग भरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कई बार बता चुका हूँ -b/a होता है। और यहाँ पर दोस्तों माइनस से तो माइनस रखो और b का मान यहाँ से निकालो, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। a का मान यहाँ से निकालो 1 मिल जाएगा। अब -2/1 तो -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर -2 होगा, क्योंकि b का मान ऑलरेडी प्लस में ही दिया है। अगर b का मान -2 दिया रहता तब प्लस होता है, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर माइनस में होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू यदि px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा कमा बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो दोस्तों जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, वैसे ही दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर भी होता है c/a। तो c का मान यहाँ से निकालोगे तो 10 मिलेगा और a का मान मिलेगा यहाँ से 1, और 10/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं। तो केवल 10 हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस में 10, यानी कि हमारा आंसर होगा ए नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आ रहा है 74 नंबर। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर मान क्या कहलाएगा। तो बच्चा लोग अगर कोई भी अंक दिया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अगर इससे पूछूं कि इतना जो अंक दिया इसका आप लोगों को माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो अंक है उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो जो सबसे छोटा 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो आप लोग कहते हो कि इधर वाले का 2 काट लो और इधर वाले को 2 काट लो, जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा। तो 3 आपका माध्यिका हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन 3 हम कैसे निकालें कि 3 इसका होगा माध्यक। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या किए, चरों को आरोही या अवरोही का मतलब समझते हो ना, बढ़ते क्रम में सजाना। तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजाए, तो बढ़ते क्रम में सजा कर किसी भी अंक को हम क्या निकालते हैं, तो माध्यिका निकालते हैं। कोई अंक दिया है, जब उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे तो हम उसका मान निश्चित ही वो माध्यिका निकालेंगे। उसके लिए हम माध्यिका निकालने के लिए ही यह सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बता देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला है ना x² + y²। तो x का मान 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -5, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ोगे तो रूट में 41 मिलेगा, और रूट में 41 ही आपका आंसर होगा। बहुत लड़के अपने दिमाग लगाकर -41 पट्टी की लगा देते हैं, जबकि -√41 थोड़ी ना होगा, दिमाग अपने लगाते हैं। यहाँ पर -5 है y का मान, इसलिए सोचते हैं कि y का मान 5 है तो -5 पक्का आएगा, वो पक्का ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन कभी भी आप लोग याद रखें ना, अगर माइनस के स्क्वायर किया जाए तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। समान, या फिर इसको आप बराबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, इसको बराबर भी बोल सकते हो। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये आपका वृत्त हो गया, यहाँ से दोस्तों ये आपका P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो अगर वृत्त के कोई बाहर बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये जो दोनों स्पर्श रेखा हम खींचे, ये दोनों क्या है, तो आपस में समान है, यानी कि बराबर। अभी इस पर क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक शंकु की ऊंचाई यानी कि इंच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी कि r बराबर दिया आपका 6 सेंटीमीटर। r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन होता है 1/3 पाई r² इंच होता है, सॉरी पाई r² इंच होता है। तो 1/3 पाई हम लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि पाई यहाँ पर नहीं बदला है। r का मान क्या है 6, तो 6 × 6 रखेंगे। इंच का मान 24, तो 24 रखेंगे। अब ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। 2 बार में कट गया, तो 24 दूने के 48, 48 में अब 6 में गुणा करो, 48 में 6 में गुणा करो, और 8 × 56 कर कितना आएगा, 1 मिनट, 24 दूना कितना होता है 48 होता है ना। तो 48 में 6 से गुणा करो तो कितना मिल रहा है, 48 में 6 से अगर गुणा करोगे तो 8 × 6 48 कर 8 और 6 चौके 24 और 4 24 से 4 कितना होता है 28 होता है, यानी कि 288, और ऊपर आपका एक पाई है तो पाई हो जाएगा। तो 288 पाई आंसर मिल गया, ए नंबर वाला, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, वहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे बोला था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, और इसके पिछले वाले में हम आपको बताए थे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका होगा बी नंबर वाला 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह आप cosec स्क्वायर थीटा टिक लगा सकते हैं। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ये वाला दोस्तों आपका नहीं होगा, ये वाला गलत है। आपका आंसर होगा तो आपका ये वाला जो बी नंबर में दिया ना, ये वाला आंसर होगा cosec स्क्वायर थीटा। सब लोग याद रखें ना, cosec स्क्वायर थीटा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन है cos π/3 का मान होगा, cos π/3। देखो cos पाई का मान क्या रखना है, 180 रखना है, कई बार बता चुका हूँ। तो 180 रखो और ये काटो, 6 बार में कटेगा यानी कि 60 हो जाएगा। तो cos यहाँ पर हो गया 60, और cos 60 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पाई एक संख्या है। देखो जी पाई क्या है, तो पाई एक क्या होता है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बच्चा लोग याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। सब लोग याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 4x² + 1/7 बहुपद है। देखो जी यहाँ पर देखो 4x² + 1/7, यहाँ पर दोस्तों x का जो पावर है वो यहाँ पर 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। x का जो पावर है दोस्तों वो 2 दिया है। तो जब x का पावर 2 दिया है तो वो क्या होगा जी, वो द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, वहाँ वो होगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर हम लोग भरेंगे द्विघात, और बहुपद है तो बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विघात, ठीक है। क्या भरना, द्विघात आप लोग भरना। अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। बहुत लोग गलती टिक लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों एक वृत्त है और इस वृत्त का जो केंद्र O है, इस पर दोस्तों पूरे वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन अगर इसका आधा कर दिया जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि जब पूरा का 360 डिग्री है तो इसका आधा होगा तो 180 होगा। तो यहाँ पर 180 टिक लगा देते हैं, 180 डिग्री, जबकि ये 100% गलत है। याद रखना कभी भी दोस्तों अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है तो हम यहाँ पर 90 डिग्री भरेंगे, 180 डिग्री भरेंगे, गलती होगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भरना। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है। देखो वृत्त के केंद्र पर, मान लेते ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र से, वृत्त का जो केंद्र वो है O से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा वृत्त की जीवा पर जो डाला गया लंब होता है, लंब जीवा को क्या करता है जी, जो लंब होता है यहाँ पर जो हम लोग लंब डालते हैं, ये जीवा हो गया, ठीक है। और इस पर जो हम लोग लंब डालते हैं, लंब जीवा को क्या करता है, 2 भागों में क्या बांटता है या फिर विभाजित करता है। क्या करता है, तो विभाजित करता है। यहाँ पर विभाजित करता है तो हम लोग बोल सकते हैं विभाजित करता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हम कन्फर्म करके आपको पिन कर देते हैं, या फिर विभाजित, हमको लगता है कि विभाजित ही होगा, क्योंकि ये आपका फिलिंग द बैलेंस भरने वाला है। तो इसमें दोस्तों और भी हो सकता है, इसलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको पिन करके बता रहा हूँ, ठीक है। सब लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट जाकर चेक करो, आपको कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, सब लोग ईमानदारी से एक जरूर कमेंट करना कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिंदु दिया है x1, y1, फिर दिया x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको बताना है। देखो जब मध्य बिंदु का नियम ज्ञात करते हैं ना, तो हम लोग फॉर्मूला रखते हैं x1 + x2 बट्टे में 2 रखते हैं, फिर y1 + y2 बट्टे में 2 रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, आप देख लो, यही आपका आंसर होगा। आप कहाँ दिया है, ठीक है, नहीं दिया आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि बताओ बिंदु AB और -a, -b की बीच की दूरी क्या होगा। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, या फिर आप किसी तरह बना सकते हैं, x1 में से x2 घटाइए तो हम -a में से -a को घटा कर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस -b में से -b को हम लोग घटाते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला है -a - -2a, और -2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a²। फिर ये भी हो जाएगा
4b² हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम 4 कॉमन ले लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन लेंगे तो a² प्लस b² बचेगा, a² प्लस b² बचेगा। तो जब a² प्लस b² बचेगा, ऐसे क्या बचेगा, जब हम 4 कॉमन लेते हैं, अंदर 4 कॉमन लेते हैं तो a² प्लस b² बचता। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा और बाकी रूट में क्या हो जाएगा, a² प्लस b² हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि 2 sin a बराबर √3, तो a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम sin a का मान निकालेंगे। जब sin a का मान निकालेंगे तो √3 ये 2 जाकर बॉटम में आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे sin a बराबर √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है। तो √3/2 की जगह हम sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो ये sin से sin कटेगा तो हमारा a बराबर जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा। तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। आप लोग 60 डिग्री इसमें टिक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा कि यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों cos a बराबर दिया है 4/5 और cos a बराबर होता है b/h, यानी कि b और h का मान दिया है और p का मान निकालना है। तो p का मान जब आप निकालिएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है कि p का मान निकालने के लिए अंदर रूट में h² माइनस b² होता है, और h और b का मान दिया है। तो मान जब निकालोगे तो हमारा p का मान मिल जाए 3। जब p का मान 3 मिल जाएगा तो tan a बराबर हम लोग जानते हैं p/b होता है। तो p का मान 3 निकाले हैं और b का मान हमको ऑलरेडी 4 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर हम 3/4 भरेंगे। कोई गलती नहीं काटेगा, जो गलती काटेगा वो मूर्ख होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है सही या गलत। आपको बताना है सही है या गलत है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है, क्या सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं पहला संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो A गुणे B बराबर दोस्तों HCF गुणे LCM होता है, बिल्कुल होता है। ये हम लोग पहले चैप्टर में फॉर्मूला में पढ़े हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। तो हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। सही है क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ये बिल्कुल सही है। क्या है जी, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को कहते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2 4 5 4 4 3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुलक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 ज़्यादा बार है इसलिए 4 हमारा बहुलक होगा। तो जो ज़्यादा संख्या में रहता है यानी कि अधिक बार रहता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुलक में हम लोग अधिक मान को हम लोग चूज करते हैं, अधिक मान को हम लोग देखते हैं और वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुलक भरेंगे। क्या भरेंगे, बहुलक भरेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद दोस्तों और सारा आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैथ से संबंधित, हिंदी से संबंधित, संस्कृत से संबंधित और सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे प्यारा बच्चा लोग, सब लोग सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ। जो मैं एक क्वेश्चन छोड़ा तो उसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ तो आप लोग जल्दी से। ठीक है, और सब लोग जाओ टेलीग्राम में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में टेस्ट होता है। ठीक है, हफ्ता में 3 बार 4 बार हम टेस्ट ले लेते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है।